आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। इसका अर्थ है अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है, चाहे वह रेल के डिब्बे में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की। हालांकि वीडियो का विषय आरक्षण में की जा रही तुष्टीकरण की नीतियां हैं, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले आपको आरक्षण के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ आज़ादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय समय पर कई आंदोलन हुए हैं। तो आइए नजर डालते हैं भारत में आरक्षण की शुरुआत और इसके विभिन्न चरणों पर। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1891 के आरंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गई। 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन में जितना थोड़ा बहुत हिस्सा था उनके लिए आरक्षण शुरू कर दिया गया। 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। 1942 में बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अन्य कई सिफारिशों के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई हैं। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे। हर 10 साल के बाद संवैधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है। 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति की यानी कि ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के पास अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के बारे में कोई सटीक आंकड़ा था और इस आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया था। 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। 2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गई थी, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 1995 में संसद ने 77वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16(4)(a) का गठन किया है। बाद में आगे भी 85वें संशोधन द्वारा इसमें पदोन्नति में वरिष्ठता को शामिल किया गया। 2006 से केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। 2007 में केंद्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया। 10 अप्रैल 2008 वो दिन था जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में भी 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। आरक्षण मुख्यतः 4 प्रकार से दिया जाता है: कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, मैनेजमेंट कोटा
और रिलीजन बेस्ड। इतिहास पढ़कर यह तो साबित हो जाता है कि आरक्षण की लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं लड़ी, बल्कि यह समय समय पर कई समाज सुधारकों द्वारा किए गए आंदोलनों का सम्मिलित परिणाम है। अब बात करते हैं असल मुद्दे पर, जो कि है आरक्षण में किया जाने वाला तुष्टीकरण, और इसका ताजा ताजा उदाहरण बना है अभी ओबीसी रिजर्वेशन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ओबीसी आरक्षण अचानक से एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। आरोप है कि वहां चुपके चुपके पिछड़े वर्ग से जुड़ी जातियों के अधिकारों में सेंधमारी करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस आरक्षण पर पिछड़ी जातियों का अधिकार था, उसे ममता बनर्जी की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों में बांट रही है। इस संबंध में जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार से जवाब मांगा, तो उनकी तरफ से बताया गया कि जिन मुसलमानों को वो आरक्षण दे रहे हैं, उनमें अधिकांश लोग हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। जब तक वे हिंदू थे तो उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार होने की वजह से आरक्षण का लाभ दिया गया। जब उन्होंने जाति से मुक्ति पा ली और इस्लाम कबूल कर लिया, फिर उन्हें आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है? इस बात पर सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उनसे संबंधित दस्तावेज मांगे गए कि उन्होंने मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने का निर्णय किस आधार पर लिया। उनकी तरफ से कोई जवाब फिर से नहीं आया। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में 178 समुदाय हैं। कथित तौर पर इसमें 118 जातियां मुसलमान हैं। अब मुद्दा ये है, जब हिंदुओं की आबादी पश्चिम बंगाल में अधिक है, तो सूची में मुस्लिम समुदाय की जातियां अधिक कैसे हो सकती हैं? बंगाल में मुस्लिम आरक्षण के इस खेल का खुलासा एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर ने किया है। पश्चिम बंगाल में हिंदू 70.5% हैं और 27% मुस्लिम हैं। बावजूद इसके अति पिछड़ा में 81 जातियों में से 73 जातियां कैसे मुस्लिम शामिल हो गई? मुसलमान संख्या में चाहे हिंदुओं से कम हों, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने में ममता से उन्होंने हिंदुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। यह बात भी सामने आई कि 2011 तक पश्चिम बंगाल में कुल ओबीसी जातियों की संख्या 108 थी। इनमें से 53 मुसलमान और 55 हिंदू थे। लेकिन 2011 के बाद ओबीसी लिस्ट में कुल 179 जातियां हो गई। जिन 71 जातियों में इस लिस्ट में नए सिरे से जोड़ा गया, उनमें 65 मुसलमान और 6 हिंदू जातियां हैं। ओबीसी समुदाय को दो श्रेणियों में बांटा गया, श्रेणी ए और श्रेणी बी। इनमें श्रेणी ए में जिन पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया है, उन्हें अधिक लाभ मिल रहा है। श्रेणी बी वालों को कम लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के अंदर श्रेणी ए में 90% मुस्लिम पिछड़ी जातियों को रखा गया है और श्रेणी बी में 90% हिंदू जातियां हैं। ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण केवल बंगाल सरकार ही कर रही है। इसी साल फरवरी से मई महीने के बीच नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार, राजस्थान, पंजाब और बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों में ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उचित तरीके से नहीं दिया जा रहा है। मसलन राजस्थान में जहां बैकवर्ड क्लास से आने वाले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वहीं 7 जिलों में ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं जारी किया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां ओबीसी रिजर्वेशन 12% तक सीमित है, जबकि दलित आरक्षण 25% है। बिहार तो एक ऐसा राज्य है जहां का सॉफ्टवेयर ही खराब है। ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण झारखंड में जा चुकी जाति को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। चुनाव विश्लेषक इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2014 के बाद ओबीसी मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न बदला है। ओबीसी मतदाताओं का बड़ा हिस्सा अब बीजेपी के पास एकमुश्त आ गया है, जबकि पहले ये क्षेत्रीय दलों के मतदाता माने जाते थे। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने हिंदू ओबीसी मतदाताओं की उपेक्षा करके मुस्लिम ओबीसी के प्रति जो प्रेम दिखाया है, तो इसके पीछे की एक वजह 2014 के बाद सामने आया ओबीसी मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न भी हो सकता है। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों को इस व्यापक स्तर पर शामिल करके वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती हैं। दोस्तों, वीडियो में आज बस इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं।